शुभ प्रभात विद्यार्थियों। आइए आज की कक्षा में संक्षेपण के शैलीगत नियमों की चर्चा करते हैं। संक्षेपण के विषयगत नियमों से आप भली प्रकार परिचित हो सके हैं। आज हम लोग शैलीगत नियम से परिचित होंगे। इसके मैंने पहले ही बताया था कि संक्षेपण के बने बनाए कोई बहुत सख्त नियम नहीं होते हैं, पर कुछ ऐसे अनुशासन अवश्य होते हैं जिनका पालन हमें करना चाहिए। आइए उन्हीं पे चर्चा करते हैं। संक्षेपण में विशेषणों और क्रिया विशेषणों के लिए स्थान नहीं होता है, इन्हें हटा देना चाहिए। और संक्षेपण की शैली में अलंकृत शैली के लिए अधिक स्थान नहीं होता है, यानी जो बातें होती हैं उसे साफ और स्पष्ट, सीधी, सरल शैली में कर देनी चाहिए। संक्षेपण के दूसरी विशेषता यह होती है कि संक्षेपण में मूल के उन्हीं शब्दों को रखना चाहिए जो अर्थ व्यंजना में सहायक होते हों। जहाँ तक संभव हो मूल के शब्दों के बदले दूसरे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जिसमें कि वही अर्थ प्रकट होता हो जो मूल में अर्थ प्रकट होता हो, यानी भावों में कोई उलटफेर नहीं होना चाहिए। संक्षेपण के अगले नियम के अनुसार यह भी देखना चाहिए हमें कि मूल अवतरण के वाक्य खंडों के लिए एक एक शब्द का प्रयोग होना चाहिए। वाक्य खंड का मतलब जो एक ऐसा वाक्य का टुकड़ा जो कोई एक अर्थ प्रकट करता हो, तो उस टुकड़े के लिए किसी एक शब्द का प्रयोग कीजिएगा तो वह बड़ा सा वाक्य का टुकड़ा एक शब्द में सिमट जाएगा। इस प्रकार संक्षेपण की प्रक्रिया भली प्रकार हो सकेगी। इसके बाद उदाहरण के तौर पर मैंने आपके समक्ष रखा है, एक से अधिक पति रखने की प्रथा अगर कहीं है, मान लीजिए किसी खंड में है कि प्राचीन काल में एक से अधिक पति रखने की प्रथा थी, इसके बदले में अगर आप संक्षेपण करें तो ऐसा होगा कि प्राचीन काल में बहुपतित्व की प्रथा थी। तो इससे काफ़ी शब्दों को हम लोग काट पाएंगे, हटा लेंगे। जैसे एक और उदाहरण लिखिए, जिसका मन अपने काम में नहीं लगता हो। वह एक ऐसा विद्यार्थी है जिसका मन अपने काम में नहीं लगता है। इसके बदले आप ऐसे कीजिए, वह अन्मनस्क विद्यार्थी है। इससे आपके बहुत सारे शब्द हट जाएंगे, अनावश्यक जो हैं। इसी तरह एक और शब्द है, किसी विषय का विशेष ज्ञान रखने वाला विशेषज्ञ होता है। आप कहिए कि उसे अपने विषय का या किसी एक विषय, जैसे वह संक्षेपण के विषय में बहुत सारी जानकारियाँ रखता है और विशेष ज्ञान रखता है, ऐसा न कह के आप ये कहिए कि वह शिक्षक संक्षेपण का विशेषज्ञ है। इससे बहुत सारे शब्द कम हो जाएंगे। आप यहाँ इस तरह के अभ्यास करेंगे तो आपकी शैली संक्षेपण की बहुत सधी हुई हो जाएगी। आगे के नियमों की चर्चा करें तो संक्षेपण की शैली अलंकृत नहीं होनी चाहिए, यानी बहुत सारे ऐसे अलंकार होते हैं जो स्पष्ट नहीं होते हैं, उनके अर्थ खोलने पड़ते हैं, समझने पड़ते हैं। तो ऐसे अलंकारों का प्रयोग हम लोग ना करें। संक्षेपण की भाषा शैली की स्पष्टता संक्षेपण को विशिष्ट बनाती है और उत्तम बनाती है। अगले नियम के अनुसार संक्षेपण की भाषा शैली व्याकरण के नियमों से नियंत्रित होनी चाहिए, वह टेलीग्राफिक नहीं होनी चाहिए। समझ गए? यानी जिस भी भाषा का प्रयोग किया जाए वह व्याकरणिक नियमों के अनुकूल होना चाहिए। ऐसा न हो
कि बस हमको जो चाहिए उतना हम लगा दिए और टेलीग्राफिक स्टाइल में हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको उसको व्याकरणिक नियमों के अनुसार सुसंबद्ध रूप से प्रस्तुत करना होता है। आगे देखिए, संक्षेपण के परोक्ष कथन सर्वत्र अन्य पुरुष में होना चाहिए। परोक्ष कथन मतलब इनडायरेक्ट नरेशन अन्य पुरुष में होना चाहिए, यानी प्रथम और द्वितीय पुरुष, यानी हम और तुम, मैं और आप, ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें, बल्कि ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जैसे कि जिसमें कि कहने वाला या लेखिका या रचनाकार ने या वक्ता ने, ऐसे शब्दों का प्रयोग कीजिए। तो जिस तरह किसी समाचार पत्र का संवाददाता अपने वाक्यों की रचना में परोक्ष कथन का प्रयोग करता है, उसी तरह संक्षेपण में उसका व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, ताकि संक्षेपण ऐसा लगे कि आपने लिखा है। अब जैसे किसी का एक भाषण है, महात्मा गांधी का एक भाषण, यदि आपको बड़ा सा भाषण दे दिया गया और कहा गया कि आप इसका संक्षेपण कीजिए, तो जब आप संक्षेपण करने लगिएगा तो आपको वहाँ लिखना होगा कि लेखक ने या वक्ता ने या भाषण करने वाले ने अपने भाषण में यह बताया। तो यहाँ पर आपको प्रथम और दूसरे पुरुष में नहीं जाके अन्य पुरुष में जाना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह का एक उदाहरण मैंने आपके सामने रखा है। राम ने कहा मैं जाता हूँ। परोक्ष वाक्य, राम ने कहा कि मैं जाता हूँ। अब यह जो इन्वर्टेड कॉमा में जो बातें लिखी गई हैं उसको सीधे वाक्य में लिख देना है। अब आइए संक्षेपण की वाक्य रचना, अगले नियम की ओर। संक्षेपण की वाक्य रचना में लंबे लंबे वाक्यों और वाक्य खंडों का व्यवहार नहीं करना चाहिए। बहुत लंबा होने से जब तक पहला खंड पढ़ें तब तक दूसरे खंड का अर्थ न स्पष्ट हो, जब तक दूसरे खंड पढ़ने लगे तब तक पहले खंड का अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है। तो ऐसे में हम लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वाक्य खंडों में ना हो, बल्कि भाषा सरल और शैली आडंबरहीन होनी चाहिए। और सरल और स्पष्ट करिए, सीधे सीधे साफ साफ छोटे छोटे वाक्य, संतुलित वाक्य लिखा जाना चाहिए। संक्षेपण में शब्दों के प्रयोग में संयम से काम लेना चाहिए। कोई भी शब्द बेकार और बेमतलब बेजान शब्द नहीं होने चाहिए। आपको ध्यान रखना है कि इसमें दोहराने के लिए भी कोई जगह नहीं होती है, क्योंकि आप कोई बड़े आलेख को छोटा कर रहे हैं, तो वहाँ अगर दोहरा देंगे तो क्या होगा, अतिरिक्त उसमें शब्द संख्या बढ़ जाएगी। एक ही बात के लिए 2 बार शब्दों का प्रयोग होगा तो शब्द संख्या बढ़ जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखा जाए कि दोहराव ना हो। फिर संक्षेपण की भाषा शैली में साहित्यिक चमत्कार या लालित्य लाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसे बिल्कुल वस्तुनिष्ठ रूप से लिखना चाहिए और इसे बहुत ही भावुक नहीं होना है। इसे जैसा कहा गया है ठीक वैसा ही उसी तरह से छोटे में करके लिखना चाहिए। अगली बात है कि संक्षेपण से समानार्थी शब्दों को हटा देना चाहिए। वही बात है, दोहराव नहीं होना चाहिए और समानार्थी शब्द भी नहीं बार बार प्रयुक्त होने चाहिए। उसकी स्वतंत्रता है, वह मुक्ति की आकांक्षा रखता है, उसे आज़ादी चाहिए। इन 3 वाक्यों के एक ही अर्थ होते हैं, तो इसे ऐसा आप कह सकती हैं कि उसे स्वतंत्रता की आवश्यकता है ना। अगला है पुनरुक्ति। 2 शब्दों में ही नहीं, भावों अथवा विचारों में भी होता है। एक ही बात को, एक ही भाव को बार बार कहने के लिए उसको हम उसी तरह के भाव प्रकट करने की कोशिश करते हैं। बड़े आलेख में तो यह जगह होती है, लेकिन जब आप उसका छोटा करते हैं, संकुचित करते हैं, तो उसके लिए ऐसी बातों के लिए स्थान नहीं होता है। तो इस बात को ध्यान में रखिए। अंग्रेज़ी में इस दोष को ट्यूटोलॉजी कहते हैं। ये ट्यूटोलॉजी हमारे हिंदी के संक्षेपण में नहीं होना चाहिए। इसी तरह प्रयुक्त, अब जब आप करते हैं क्या, पूरे
आपको करना क्या होता है कि पूरे संक्षेपण के जो मूल पाठ होता है उसके शब्दों को आप गिनती कर लीजिए। पूरे शब्द तो गिनने आपके लिए मुश्किल होंगे, आप एक लाइन में कितने शब्द हैं 2-3 लाइन के शब्दों को गिन लीजिए और इससे आपको पता चल जाएगा कि 3 लाइन में मान लीजिए कि 30 शब्द हैं, तो कमोबेश आपको यह अंदाज़ा लग गया कि एक लाइन में यानी कि एक कतार में आपके 10 शब्द पढ़ते हैं। तो आप सोच लीजिए कि कितनी लाइनें लिखी गई हैं। यदि 10 लाइनें लिखी गई हैं तो आप समझ सकते हैं कि 100 शब्द होंगे। यदि 20 लाइनें लिखी गई हैं तो आप समझ सकते हैं 200 शब्द होंगे। अब ये 100 शब्द को कितने शब्दों में संक्षेपण किया जाए? कोशिश करना चाहिए कि 100 शब्दों को 30 से लेकर 35 शब्दों के बीच में इसका संक्षेपण किया जाए। संक्षेपण करने में ध्यान रखना चाहिए कि 1/3 शब्द हो, जिसकी चर्चा मैंने आपको पहले भी कही है। तो शब्द संख्या जो आप संक्षिप्त शब्द संख्या है उसे भी आपको नीचे अवश्य लिख देनी चाहिए। मूल पाठ की शब्द संख्या 100, संक्षिप्त पाठ के शब्द संख्या, संक्षेपण के शब्द संख्या 35। ऐसा करके अगर आप लिख देंगे तो आपको पूरे के पूरे अंक अपने इम्तिहान में अवश्य प्राप्त हो जाएंगे। आगे के कक्षा में हम लोग चर्चा करेंगे इसके निष्कर्ष पर और फिर हम लोग एक आध अभ्यास भी करेंगे कि क्या क्या अभ्यास हम लोगों को करना चाहिए। कुछ आवश्यक निर्देश हैं जिसे आप समझ लीजिए। संक्षेपण में मूल संदर्भ के उदाहरण, दृष्टांत, उद्धरण, तुलनात्मक विचारों का समावेश नहीं होना चाहिए। इसे भूतकाल और परोक्ष कथन में लिखा जाना चाहिए। अन्य पुरुष का प्रयोग होना चाहिए। भाषा सरल होनी चाहिए। जो मूल तथ्य है उसमें से फालतू बातों को निकाल देना चाहिए। आरंभ अथवा प्रथम वाक्य ऐसा होना चाहिए जो मूल विषय को स्पष्ट कर दे और जितनी शब्द संख्या हो यानी लगभग 1/3 शब्द संख्या की आवश्यकता होती है उतने ही में ही लिखा जाना चाहिए। समासिक शब्द और प्रत्यय और कृदंत द्वारा वाक्य एक शब्द या एक पद के रूप में छोटे किए जाएं। आपको समास पढ़ाया है, समास में आपने पढ़ा होगा राजा का पुत्र राजपुत्र, तो इसमें हटा क्या? का शब्द हट गया। उसी तरह से ऐसे समासिक पदों का प्रयोग कीजिए जिसमें शब्दों की संख्या कम हो, तो इसका प्रयोग कीजिए। अब हम लोग अगली कक्षा में इसके अभ्यास पर कुछ बातें करेंगे और उसका अभ्यास करेंगे। ठीक है, चलिए आज इतना ही। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, घर में बने रहिए, खूब खुश रहिए और हम लोग अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। बाय बाय।